दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया या फिर जो लोग बेसिक इंग्लिश या जो लोग बिगनर लेवल की इंग्लिश सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ गुड लेसन। लेसन का मतलब होता है सबक। अ गुड लेसन का मतलब हुआ कि एक अच्छा सबक। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ बफलो ग्रेज्ड 4 hours in a field till her stomach was full। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और आप इसे नोट कर लीजिए, GRAZE। दोस्तों, ग्रेज का मतलब होता है चरना। जो पशु घास वगैरह चरते हैं उसको ग्रेज कहा जाता है। और ये सेकंड फॉर्म है ग्रेज्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, आ बफलो एक भैंस, ग्रेज्ड 4 hours एक बार, एक भैंस ने कई घंटों तक घास चरी, इन अ फील्ड एक खेत में, टिल हर स्टमक वॉज फुल जब तक उसका पेट नहीं भर गया। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस आ बफलो ग्रेज्ड 4 hours इन अ फील्ड टिल हर स्टमक वॉज फुल। एक भैंस ने एक खेत में कई घंटों तक घास चरी जब तक उसका पेट नहीं भर गया। देन शी ड्रैंक वाटर फ्रॉम आ नियर बाय स्ट्रीम। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ड्रिंक मतलब होता है पीना और सेकंड फॉर्म है ड्रैंक। आप इसे नोट ज़रूर कर लें, DRANK। देन फिर शी ड्रैंक वाटर, फिर उसने पानी पिया। फ्रॉम आ नियर बाय स्ट्रीम। दोस्तों, स्ट्रीम का मतलब होता है नाला या कोई छोटी नदी। तो क्या अर्थ हुआ कि फिर उसने पानी पिया फ्रॉम अ नियर बाय स्ट्रीम, एक नज़दीकी नदी से, या कह सकते हैं नज़दीकी नाले से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? देन शी ड्रैंक वाटर फ्रॉम अ नियर बाय स्ट्रीम, फिर उसने एक नज़दीकी नाले से पानी पिया। नाउ शी स्टार्टेड फीलिंग लेज़ी। दोस्तों, ये जो वाक्य है इस वाक्य में स्टार्टेड का यूज़ करके फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर लगा लगी के बाद कोई क्रिया मौजूद हो, जैसे वह खेलने लगा, वह नाचने लगा, वह दौड़ने लगा, तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट ज़रूर कर लें। फील लेज़ी का मतलब होता है आलस आना, आलस महसूस करना, अलसाना। तो इसको क्या कहा जाता है? फील लेज़ी वर्ब है। आप इसे नोट कर लीजिए। क्या अर्थ हुआ? नाउ शी स्टार्टेड फीलिंग लेज़ी। अब उसे आलस आने लगा। सो इसलिए शी वेंट एंड सैट डाउन अंडर आ शेडी ट्री। और दोस्तों, ये भी पूरा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। सो इसलिए शी वेंट वह गई, एंड सैट डाउन, सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म सैट, और बैठ गई
अंडर, अंडर मतलब नीचे, अंडर अ शेडी ट्री। दोस्तों शेडी एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर लें। शेडी का मतलब छायादार, एक छायादार पेड़ के नीचे। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, इसलिए सो मतलब इसलिए शी वेंट, वह गई, एंड सैट डाउन अंडर अ शेडी ट्री, इसलिए वह गई और एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गई। सून द बफलो वॉज डोजिंग। दोस्तों डोज का मतलब होता है नींद आ जाना, नींद लेना या फिर झपकी लेना या कोई इस प्रकार की हल्की नींद लेना, ऊँघना, उसे भी डोज कहा जाता है। क्या अर्थ हुआ, सून जल्दी ही, द बफलो वॉज डोजिंग, जल्दी ही जो भैंस थी वो ऊँघ रही थी, या कह सकते हैं वो नींद ले रही थी। आगे देखिए, आ क्रो वॉज फ्लाइंग अबव। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिन वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में वॉज या फिर वर्ब का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। यदि हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, तब हमें वॉज का यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और यदि सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तब हमें वर्ब का यूज़ करना होगा। तो यहाँ दोस्तों जो सब्जेक्ट है आ क्रो वो एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का यूज़ किया जाता है, और साथ में फोर्थ फॉर्म है फ्लाई मतलब उड़ना, और ये फोर्थ फॉर्म है। आ क्रो वॉज फ्लाइंग अबव, एक कौवा ऊपर उड़ रहा था। और दोस्तों मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस समझाया, मैं आपको 2 वाक्य भी दूंगा ताकि आप इनको अगर सीख गए हैं तो आप ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। नोट कर लीजिए, पहला वाक्य है मैं आपको पढ़ा रहा था। दूसरा वाक्य है राजू और मोहन दौड़ रहे थे। दोनों ही पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस है, दोनों को आप ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे देखिए, तो क्या अर्थ हुआ, अ क्रो वॉज फ्लाइंग अबव, एक कौवा ऊपर उड़ रहा था। ही वॉज वेरी टायर्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और जो टायर्ड है, TIRED, दोस्तों ये एडजेक्टिव है। ही वॉज वेरी टायर्ड का मतलब हुआ कि वह बहुत थका हुआ था। ही केम डाउन एंड रेस्टेड ऑन द बफलोज बैक फॉर अ फ्यू आवर्स। दोस्तों कम मतलब होता है आना, और ये सेकंड फॉर्म है, डाउन मतलब नीचे। ही केम डाउन, पास्ट का ये वाक्य इसलिए सेकंड फॉर्म लगाई गई है। क्या अर्थ हुआ, ही केम डाउन, वह नीचे आया, एंड रेस्टेड। दोस्तों रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, वर्ब है, सेकंड फॉर्म में रेस्टेड, एंड रेस्टेड और उसने आराम किया, ऑन द बफलोज बैक, बैक का मतलब पीठ, और उसने भैंस की पीठ पर आराम किया। दोस्तों यहाँ बफलो के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, और इसका काम ये है जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं, जब हमें उसमें एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ करना होता है। जब कोई भी नाम के बाद का, के, की आएगा तो बफलो, तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस आएगा। तो बफलोज बैक का मतलब हुआ भैंस की पीठ। तो क्या अर्थ हुआ, ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था। ही केम डाउन, वह नीचे आया, एंड रेस्टेड ऑन द बफलोज बैक फॉर अ फ्यू आवर्स, और कुछ घंटों तक भैंस की पीठ पर आराम किया। रेस्ट किया मतलब कि आराम किया। देन द बफलो वोकअप। दोस्तों वेकअप को आप ज़रूर नोट कर लें। वेकअप का अर्थ होता है जागना, सेकंड फॉर्म है वोकअप। जागने के लिए दोस्तों कुछ लोग गेटअप का भी यूज़ करते हैं, वैसे गेटअप का मतलब जागना नहीं होता, गेटअप का मतलब होता है उठना, और जागने को वेकअप कहा जाता है, तो उसे ज़रूर नोट करें। और सेकंड फॉर्म है वोकअप। देन मतलब तब, देन द बफलो वोकअप, फिर भैंस जाग गई। द क्रो केम इन फ्रंट ऑफ द बफलो एंड सेड। दोस्तों कम की सेकंड फॉर्म में केम, पास्ट का ही वाक्य है, फ्रंट ऑफ मतलब सामने। द क्रो केम इन फ्रंट ऑफ द बफलो एंड सेड, कौआ भैंस के सामने आया और कहा, थैंक यू, आपका धन्यवाद मैडम, थैंक यू मैडम, श्रीमती आपका धन्यवाद। आई हैव बीन रेस्टिंग ऑन योर बैक फॉर आवर्स। दोस्तों ये जो वाक्य है, यदि मैं इसके ग्रामर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। और देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या अर्थ होता है, इसे मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कोई ऐसा वाक्य जब हम वर्तमान में ये दर्शाते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को एक समय विशेष से कर रहा है, उसमें एक
टाइम डोनेटिंग वर्ड होता है, समय को दर्शाने वाला, तो इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दोस्तों हैज़ बीन या फिर हैव बीन का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल में हैव बीन का यूज़ किया जाएगा। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में हैज़ बीन का यूज़ किया जाता है। और साथ में जो भी समय होगा उसको भी मेंशन किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? आई हैव बीन रेस्टिंग ऑन योर बैक फॉर आवर्स। और ये अफर्मेटिव का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? मैं आपकी पीठ पर कई घंटों से आराम कर रहा हूँ। और दोस्तों मैंने आपको भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में समझाया, तो मैं आपको एक वाक्य देना चाहूँगा। यदि आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए तो आप सेंटेंस को ज़रूर ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। लिख लीजिए वाक्य को, वह सुबह से दौड़ रहा है। आई रिपीट द सेंटेंस, वह सुबह से दौड़ रहा है। चलिए आगे देखिए। तो उसने क्या कहा कि आई हैव बीन रेस्टिंग ऑन योर बैक फॉर आवर्स। मैं कई घंटों से आपकी पीठ पर आराम कर रहा हूँ। आई फील ऑब्लाइज्ड फॉर योर काइंडनेस। दोस्तों ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है कृतज्ञ होना, या कह सकते हैं आभारी होना, किसी चीज़ का एहसानमंद होना, और ये एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर लीजिए। और काइंडनेस दोस्तों नाउन है जिसका मतलब होता है दया। तो उसने क्या कहा? आई फील ऑब्लाइज्ड फॉर योर काइंडनेस। मैं आपकी दया के लिए आपका आभारी हूँ या आपका आभार महसूस करता हूँ। चलिए आगे देखिए। नो, देयर इज़ नो नीड टू थैंक मी। क्या अर्थ हुआ? नो नहीं, देयर इज़ नो नीड टू थैंक मी। दोस्तों देखिए यहाँ पर देयर का यूज़ किया गया शुरू में, लेकिन जानने वाली बात यह है कि यहाँ पर देयर का कोई अलग से मीनिंग नहीं निकाला जाएगा। और नो नीड का मतलब होता है कोई ज़रूरत नहीं। तो उसने क्या जवाब दिया? देयर इज़ नो नीड टू थैंक मी। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, या कह सकते हैं मुझे धन्यवाद कहने की, मुझे धन्यवाद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेड द बफलो, भैंस ने कहा। तो जो भैंस थी उसने क्या कहा? देयर इज़ नो नीड टू थैंक मी। मुझे धन्यवाद कहने की या मुझको धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नेवर इवन फेल्ट योर वेट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और यहाँ पर नेवर का यूज़ किया गया है, और मैं आपको इसके बारे में ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए जब आप पास्ट इंडेफिनिट में नेवर का प्रयोग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको डिड नॉट वहाँ पर यूज़ नहीं करना होगा, और डिड नॉट नहीं लगा रहे, लेकिन ये पास्ट है इसलिए आपको वहाँ पर सेकंड फॉर्म मेंशन करनी होगी। तो इस चीज़ को याद रखें, यदि आप पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो यदि आप डिड नॉट का यूज़ करेंगे तब आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन यदि आप नेवर का प्रयोग करेंगे तो आपको डिड नॉट नहीं लगाना, लेकिन आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ वहाँ पर करना होगा, जैसा यहाँ पर किया गया है। फील का मतलब महसूस करना होता है, सेकंड फॉर्म में फेल्ट। तो उसने क्या कहा? आई नेवर इवन फेल्ट योर वेट। मैंने आपका भार कभी भी महसूस नहीं किया। आई डोंट नो when you came and when you got off। तो उसने क्या कहा? आई डोंट नो। और दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्यों में आई, वी, यू, दे और प्लूरल में डू नॉट का यूज़ किया जाता है। ही, शी, इट और सिंगुलर में डज नॉट का यूज़ किया जाता है। फिलहाल आई सब्जेक्ट है इसलिए डोंट का यूज़ किया गया। तो उसने क्या कहा? आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। व्हेन यू केम, तुम कब आए, एंड व्हेन यू गॉट ऑफ, और कब तुम उतर गए। गेट ऑफ मतलब उतर जाना, और तुम कब उतर गए। देयर इज़ नो नीड टू बी ऑब्लाइज्ड फॉर स्मॉल थिंग्स। तो उसने क्या कहा? देयर इज़ नो नीड टू बी ऑब्लाइज्ड फॉर स्मॉल थिंग्स। छोटी चीज़ों के लिए आभारी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, या कह सकते हैं छोटी चीज़ों के लिए आभारी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। द क्रो लर्नड अ गुड लेसन फ्रॉम द बफलो। दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाते हैं LEARN। देखिए लर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को सीखना, याद करना, और सेकंड फॉर्म है लर्नड। तो क्या अर्थ हुआ? द क्रो लर्नड अ गुड लेसन फ्रॉम द बफलो। फ्रॉम मतलब से, कौवे ने भैंस से एक अच्छा सबक सीखा। चलिए तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, आपने आज
कुछ सीखा हो इस सेशन में तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।